नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। सुबह की शुरुआत सुखद खबर से हुई। गौरव महसूस हुआ जब पढ़ा कि ग्लोबल टीचर्स प्राइज 2020 के लिए हमारे देश के सोलापुर की टीचर रंजीत सिंह दिसाले को मिला है। रंजीत सिंह दिसाले को ये सम्मान, इसकी घोषणा लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में हुई और उनकी बहुत सराहना यहाँ पर हुई। महाराष्ट्र सोलापुर के परितवाड़ी में 2009 में जिला परिषद के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बने थे दिसाले। स्कूल विपरीत परिस्थितियों में बना हुआ था, गौशाला और गोदाम के बीच में था। इन्होंने अपने बच्चों के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स, वो भी स्थानीय भाषा में पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई। साथ ही इनमें QR कोड भी उपलब्ध कराए। स्कूल में जो 100% अटेंडेंस हो गई और किशोर अवस्था में जो शादियां थी इस इलाके में पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो दिलासे को $1 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ की सम्मान राशि मिली है, जिसमें से आधी को वो जो 9 अन्य फाइनलिस्ट थे उनके साथ उन्होंने शेयर किया। आपको बता दें करीब 1200 प्रतियोगी थे इस पूरी प्रतियोगिता में, जिसमें ये अव्वल स्थान पर आए हैं। तो रंजीत सिंह दिसाले हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं और पहला सवाल मैं उन्हीं से पूछती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बहुत परिश्रम किया होगा आपने, ये सम्मान जो आपको मिला है, भारत को गौरवान्वित आपने किया है। इस सम्मान को आप कैसे देख रहे हैं? ये भारतवर्ष के सभी टीचर्स और बच्चों के लिए ये बड़े गर्व की बात है। एंड आई एम द फर्स्ट विनर की वो ग्लोबल टीचर प्राइज जिस भारतीय टीचर्स को मिला है। तो मुझे बड़ा गर्व की बात होती है कि ये सबकी एज ए टीचर्स मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं वो अवार्ड जीत पाया। I would like to thank the founder of this award, Mr. Sunny Wake and the UNESCO, जिन्होंने not only me but दुनिया भर के टीचिंग प्रोफेशन के लिए रिकॉग्निशन किया और टीचर प्रोफेशन को उतना रिकॉग्नाइज किया जितना बाकी हम प्रोफेशन को करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी उपलब्धि है इंडियन टीचर्स के लिए। तो मैं ये पहला और एकमात्र नहीं होना चाहता, मैं मेरे बाकी टीचर्स के भी कहना चाहता हूँ कि आप इससे प्रेरणा लें और ज्यादा से ज्यादा इंडियन टीचर्स को ये शिक्षा का नोबेल माने जाने वाला ग्लोबल टीचर प्राइज मिलता रहे। बिल्कुल, हमारे जिला परिषद के प्राइमरी स्कूल की टीचर के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज, वाकई में मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, 2009 में आप यहाँ पे जुड़े थे, लेकिन आपने क्या क्या बदलाव किए? जो जर्नी 2009 में स्टार्ट हुई थी, अब 11 साल के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत ज्यादा बदलाव गांव में, बच्चों में और पेरेंट्स में भी दिखाई देते हैं। सबसे पहला बदलाव है पेरेंट्स इंडिफरेंस जो था, शिक्षा के प्रति उनका जो विचार था वो अब बदल चुका है। नाउ दे बिलीव इन एजुकेशन। लड़कियों की शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की बच्चों की है। अब इस शिक्षा में इन्वेस्ट करने पे वो उतर आए हैं। दे बिलीव कि हम एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। वो पहला मैंने बदलाव देखा है। दूसरा, लड़कों की शिक्षा के लिए भी अब वो लोग ज्यादा सीरियस और गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि लड़कियों को सिर्फ क्लास में लाना इट्स नॉट एजुकेशन, इट्स लाइक उन्हें समाज में भी सेफ फील होना, उनकी क्रिएटिविटी जो है वो सबके सामने लाना, ये भी हमें मायने रखने। तो ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हमने हमारे स्कूल्स में लड़कियों की 100% अटेंडेंस अचीव की है। तो ये 10 साल के उपलब्धि के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण उपलब्धियां मेरे ख्याल से उभर के आते हैं। जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 100% अगर बच्चे पहुंचे, अटेंडेंस दे। साथ ही एक अहम बदलाव आपने ये भी किया कि उस पूरे इलाके में जो किशोरों की टीनेज मैरिजेस होती थी वो बिल्कुल रुक गई। हाँ, यस, क्योंकि जब आप शिक्षित हो जाते हो तभी आपको वो बहुत सारी जो प्रथाएं होती हैं उसके प्रति आपको लगता है कि ये गलत होता रहता था। तो आप इस एजुकेशन इज द सॉल्यूशन टू एंटायर पब्लिक और कम्युनिटीज प्रॉब्लम। सो जब जैसे हम ज्यादा शिक्षित करने जाते हैं तभी ये समस्याओं के हल ढूंढने लगते हैं और एक शिक्षित समाज ही एक अच्छा खासा सोल्यूशन होता है प्रोग्रेसिव कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल, आपने दिसाले जी स्थानीय भाषा में छात्रों को जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो उपलब्ध करवाई। आपने खुद अनुवाद किया, जो बच्चे जो छात्र आते थे उनकी भाषा में। QR कोड्स तक इन पाठ्य पुस्तकों में आपने दिए, जिसमें ऑडियो पोएम्स, वीडियो लेक्चर्स, कहानियां तक थी इसमें। जो कि बच्चों की भाषा और मेरी भाषा में बहुत अंतर था।
मैं जो भाषा बोलता हूँ उनकी तरह समझ से बाहर था, उनको कुछ अलग ही बोलना था, तो मेरे ख्याल से वो कुछ में था। तो इसीलिए मैं उन्हीं के बीच में रह के उन्हीं की तरह बदलाव करना, उन्हीं की तरह भाषा बोलना, ये मैंने करना स्टार्ट किया। और जैसे वो स्कूल्स में आने रहे, जैसे मैं पेरेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता रहा, तो बच्चों को वो स्कूल में भेजने लगे। और जैसे बच्चे स्कूल में आते रहे तो हम उनको शिक्षा नहीं दे रहे थे, तो हम सिर्फ उनको मेरा जो स्कूल है वो जस्ट लाइक एक एंटरटेनमेंट प्लेस। इस स्कूल में जाओ, इस कक्षा में जाओ, पूरा एंटरटेन करो। यहाँ पे लैपटॉप मिलेगा, यहाँ पे मूवीज देखने को मिलेगी, गाने देखने को मिलेंगे, एंजॉय। मतलब पहला वाला उनके लिए बस अटेंशन था कि यस, यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए आना है। तो एंजॉयमेंट को मैंने एजुकेशन में परिवर्तित करने के लिए इट्स माई स्किल, और मैंने उसको एजुटेनमेंट बनाया कि कैसे बच्चों को हंसते खेलते एंटरटेनमेंट के थ्रू उनको सिखाया जाए, उनको वो पढ़ाई का बर्डन ना फेस हो, उनको वो बोझ ना समझे। इसलिए मैं थोड़े छोटे प्रोजेक्ट करता रहा, और उनके साथ छोटे छोटे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियोस, लेक्चर्स मेरे रिकॉर्ड करके उनको शेयर करता था। और फिर हमने उसको क्यूआर कोड्स में एम्बेड किया। तो उस क्यूआर कोड में क्या होता है, हर एक चैप्टर के आखिरी पन्ने पे ऊपर आपको एक क्यूआर कोड दिखेगा। उस क्यूआर कोड में आप जब स्कैन करोगे तो उस चैप्टर का डिजिटल कंटेंट, मान लीजिए एक वीडियो होगा, या फिर अगर कविता होगी तो उसका ऑडियो फॉर्मेट होगा, बाद में उसका एक ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेगा। मतलब पूरा एजुकेशनल लर्निंग पैकेज जो बोलते हैं हम इसको, कॉम्पैक्ट पैकेज, इट मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज। अब हर बच्चा अपनी स्पीड से सीख सकता है। क्लास में 30-40 बच्चे होते हैं, हम सिखाते हैं, मगर हर एक अपनी अपनी स्पीड से वो सीखता है, वो ग्रास्प करता है। अगर ये क्यूआर कोड एंड टेक्स्ट बुक क्या करते हैं, उसको उसकी गति से सीखने का मौका देती है। बच्चा बार बार वो वीडियो लेक्चर्स देखता है, बार बार वो समझने की कोशिश करता है, और इसका ही बच्चों को जो लर्निंग आउटकम्स थे वो अचीव करने में फायदा हुआ है। बिल्कुल, बहुत एजुकेटेड आपने जो शब्द कहा है, बहुत। आप ये बताइए, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इतना उत्साह, ऊर्जा कैसे आई आपके अंदर? देखिए, आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि टीचिंग वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, आईटी इंजीनियर मैं बनना चाहता था, मगर दुर्भाग्यवश वो मैं पूरा कर नहीं पाया। तो मेरे पिताजी ने मुझे एजुकेशन फील्ड में, वो भी एक टीचर थे, तो उन्होंने सोचा कि मेरे भविष्य को पहले सुरक्षित किया जाए, फिर मेरे जो इंटरेस्ट एरिया है वहां पे मैं अपना करियर बनाऊं। तो इसलिए उन्होंने मुझे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिल किया। मगर वहां के टीचर्स ने तो लाजवाब काम कर दिया, मुझे पूरी तरह से चेंज ही कर दिया। मैंने वहां पे एक्सपीरियंस किया कि कैसे टीचर एक स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज कर सकते हैं। टीचर्स आर रियल चेंज मेकर्स, वो मैंने वहां पे महसूस किया। तो वहां के टीचर्स ने एक्चुअली फील्ड फ्यूल पैशन इन मी। तो वो पैशन अभी भी मेरे दिल में है, अभी भी वो जुनून, वो जज्बा अभी है, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे बच्चे हंसते खिलते दिखे। हर दिन जब मैं उठता हूं तो उनकी स्माइल मुझे याद आती है। हर दिन मैं क्लास में जाऊंगा तो उनकी स्माइल्स भी मुझे प्रेरित करती है कि मैं उनके लिए कुछ नया लेके आऊं। दे एक्सपेक्ट मी कि आज कुछ नया करूं, तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए ये मेरे प्रयास जो है वो जारी है। बिल्कुल। तो देश की अगर बात करें दिसाले जी, तो हमारी जो सरकारी शिक्षा की व्यवस्था है उस पर गंभीर सवाल उठते हैं, कैसे सुधार हो? मेरे ख्याल से अगर हम समस्याओं की बात करने गए तो वो तो बड़ा पहाड़ बनाएंगे देखेगा, मगर हमें बात करनी चाहिए सॉल्यूशंस की। इसके लिए हम क्या सॉल्यूशंस, क्योंकि कंट्री को, डेवलपिंग कंट्रीज को, वी नीड मोर इनोवेटर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स। ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स हम शिक्षा के थ्रू कैसे ला सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एजुकेशन इज द ओनली वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो हम कैसे शिक्षा में टीचर्स हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे एनजीओ हैं, इन सबका कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को, इन सबके जो प्रयास हैं उसको कैसे कंबाइन करके एक ही मकसद से हम आगे बढ़ के जाएंगे और सबको एक साथ लेके जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यही जो एफर्ट्स हम सबसे के साथ मिलके करेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर रिजल्ट्स आना शुरू होगा। बिल्कुल, आपकी बहुत सराहना हुई है यहाँ पर इस पटल पे जब ये सम्मान की घोषणा हुई। आप जैसे शिक्षक समाज में बदलाव लाते हैं, समाज और युवाओं के बीच शांति के लिए काम किया आप लोगों ने। 8 देशों के 19,000 बच्चों के बीच इंटरैक्शन कराया है, पीस बडीज की बात हुई है, ये अपने आप में अकल्पनीय है। क्या हुआ जी?
ये जो है लेट्स क्रॉस द बॉर्डर्स हम प्रोजेक्ट चलाते हैं 2018 से। यहाँ पे हम जो दुनिया की जो कॉन्फ्लिक्टेड कंट्री एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते रहते हैं, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, पैलेस्टाइन, इराक, ईरान, ये देशों में हम शांति बनाना चाहते हैं। तो शिक्षा के साथ साथ पीस एजुकेशन भी मायने रखता है। हम चाहते हैं कि यहाँ से 2030 तक, 2030 तक, जहां हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर रहे होंगे, तब तक हम 50,000 बच्चे इन 8 कंट्रीज से होंगे जो पीस का मैसेज अपने कम्युनिटीज के साथ शेयर करेंगे, उसमें स्प्रेड करेंगे। तो ये रचना है, 6 वीक लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है जहां पे हर कंट्री के स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट होता है और वो ढेर सारी पीस रिलेटेड एक्टिविटीज करते रहते हैं। अंत में आखिरी सवाल, इतनी बड़ी आपको इनाम राशि मिली है, बताया ये गया कि आपने आधी जो अपने आपके साथ सहयोगी पार्टिसिपेंट्स थे उनको आपने उनमें बांट दी है। इस राशि की आपको जरूरत होगी, ये क्यों किया आपने? Teachers are not working for the incomes, they actually work for the outcomes. तो जैसे ही मैंने बोला कि वो प्राइस मनी और पैसे मायने रखते हैं उन बच्चों के लिए, नॉट फॉर द टीचर्स और नॉट फॉर द रणजी डिस्ले। वो प्राइस वो यूनेस्को ने क्यों दिया, वो वॉके फाउंडेशन ने क्यों दिया? दे वांट्स टीचर्स टू डिलीवर द बेस्ट। वो टीचर्स ही रियल चेंज मेकर्स होते हैं। तो वो चेंज मेकर्स का जो प्रॉब्लम्स हो या उस चेंज मेकर्स का जो कोई भी सोल्यूशन है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर हो। इसलिए मैंने वो 10 जो टॉप 10 फाइनलिस्ट होते हैं उनके साथ वो शेयर किया, ताकि वो भी अपने क्लास के, अपने कंट्री के बच्चों के साथ वो अच्छा एजुकेशन बरकरार रखे, उनके जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको भी आगे लेके जाए। तो हम कोलैबोरेटिव आगे लेके जाए, एक दूसरे को साथ लेके जाएंगे, तभी हम दुनिया को एक बेहतर तरीके से निर्माण कर सकते हैं। हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी खासी दुनिया, नई दुनिया बना सकते हैं। तो वो कोलैबोरेटिव एफर्ट के लिए से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो सरकार और किसानों के बीच कल एक अहम बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले किसान कह रहे हैं कि वो कानूनों में संशोधन पर राजी नहीं होंगे, नए कृषि कानून रद्द करने पड़ेंगे। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान भी किया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने किसानों का पक्ष जाना। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं। यहाँ पंजाब के 32 संगठनों के अलावा भी कुछ नेता हैं जो कल बातचीत का हिस्सा थे। हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे ही नेता हैं जो कि उड़ीसा से हैं और आज जो बैठक हुई उसमें भी शामिल थे और सरकार के साथ ही बातचीत कर रहे थे। सर, पहले अपना नाम बताइए। अक्षय कुमार, राष्ट्रीय संयोजक नवनिर्माण किसान संगठन। सर, क्या निर्णय किया आज आपने बैठक में? देखिए, आज जो बैठक हुई, कल जो चर्चा हुई थी, सरकार संशोधन के लिए तैयार था मगर पूरा रिपील करने के लिए, पूरा कानून रद्द करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए आज फैसला ये हुआ कि जब तक कानून तीनों रद्द नहीं होगा, रिपील नहीं होगा और उसका साथ साथ एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक इस आंदोलन को प्रत्याहार करने का कोई सवाल नहीं है। दूसरी बात है, दूसरा जो फैसला हुआ कल 5 तारीख को, जो पहले का फैसला था कि हर पूरा देश में मोदी जी का, अंबानी, अदानी का पुतला फूंका जाएगा, और उसका साथ साथ दूसरा जो फैसला हुआ, अगला 8 तारीख भारत बंद रहेगा, पूरा देश भर में चक्का बंद रहेगा, पूरा देश भर में बंद रहेगा और उस चीज को, कार्यक्रम को 8 तारीख लिया जाएगा। और उसका बाद ये जो कल का जो मीटिंग होगी, शायद वो मीटिंग एक निर्णायक मीटिंग होगी। अगर सरकार नहीं मानेगी तभी ये आंदोलन भारत बंद 8 तारीख होगा, उसका बाद बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगा और पूरा देश भर में किसान खड़ा होगा और सरकार को सबक सिखाएंगे। देखिए, ये किसान नेता हैं जो कि मीटिंग में मौजूद थे। इनका कहना है कि 3 निर्णय हुए हैं। पहला निर्णय ये कि सरकार के साथ कल जब बातचीत होगी तो क्लियरली ये बोलेंगे कि आप कानून रद्द करिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 5 तारीख को, जैसे कल इन्होंने कहा है कि आप जो देश भर में लोग प्रधानमंत्री मोदी और कुछ बड़े उद्योगपतियों का पुतला फूकेंगे। और उसके अलावा तीसरा, 8 तारीख को देश भर में भारत बंद, जिसमें टोल प्लाजा भी बंद करेंगे और सड़कों को भी जाम करेंगे। और अगर सरकार तब भी नहीं मानी तो ये आंदोलन और तेज किया जाएगा और दिल्ली को और घेरने के जो बचे कुछ जो खुले रास्ते हैं उनको भी ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली की सरहदों पर बीते 9 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। हजारों किसान 24 घंटे आंदोलन में डटे हैं। सवाल है कि आंदोलन कर रहे इन अन्नदाताओं के लिए अन्न का इंतजाम कैसे हो रहा है। शरद शर्मा की खास रिपोर्ट। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के गाजीपुर बॉर्डर पर भोजन में जुटे किसान, असल में ये लंगर चख रहे हैं।
पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से यहाँ पहुँचे ज्यादातर किसान वैसे तो कई महीनों का खाने पीने का बंदोबस्त करके आए हैं, लेकिन ऐसे भी किसान हैं जो बिना इंतजाम के पहुँचे हैं। लंगर की व्यवस्था होने से सब निश्चिंत हैं। 6 महीने का राशन हम लोग घर से लेके चले। 6 महीने का लेके चले हैं जी। यहाँ तो लंगर ही लग गया है। लंगर भी लग गया है, वो आटा हमारे लोगों के पास भी सब कुछ है। अच्छा। और ये माता बहनें भी सब शाहजहांपुर से हमारे साथ में हिंदू बहनें अच्छा। हमारे साथ में आई हैं। ये भी किसान हैं। 10-10 कट्टे लेके आटे के आए थे। अच्छा। 2-2 कट्टे दाल के हैं। अच्छा। चावल है कट्टा। तो लेकिन अब तो लगा ही नहीं होगा कुछ भी यहाँ पर। हमने 4 दिन चलाया, 3 दिन फिर इन्होंने कहा भी हमारे होते हुए अगर तुम ये काम करो तो हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, हम तो कुछ नहीं लाए, लेकिन यहाँ ये पंजाबी लोग बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है इन्होंने। अच्छा। और वो चला रखे हैं गुरुद्वारे के लंगर। हमारा इरादा ये था कि लंबा रुकना पड़ेगा तो अपना कुछ राशन पानी यहाँ से लेके चले, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। उससे पहले ही यहाँ पूरा जो है इंतजाम हमको मिला। 4 लाख रुपया मेरे पास है, छोटा किसान हूँ मैं। 2 पैसा ना तो यार मोदी ने मुझे आज तक यूँ मिलेगा 12-12 हजार रुपया दे देगा, यूँ दे दे 2-2 हजार सबको दे दे, एक नया पैसा आज तक ना आया। और एक मेरा पहचान पत्र वो सही ना है। गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंगर की व्यवस्था शुरू कर दी थी। यहाँ 24 घंटे बड़े स्तर पर खाना चाय आदि के लिए चूल्हा जलता रहता है। पदाधिकारियों के मुताबिक यहाँ रोजाना 2 क्विंटल दाल, 10 क्विंटल चावल, 5 क्विंटल सब्जी और 70 से 80 हजार रोटियों की खपत है। कितने लोगों का आप खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं यहाँ पर? अप्रॉक्स यहाँ डेली जो है 15 से 20 हजार प्राणी जो है वो रोज लंगर छकता है। 15 से 20 हजार लोग, हाँ जी। बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं, ये यहाँ पर जो आप देखेंगे ना, जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हाँ। यहाँ से जो बहुत सारे किसान हैं जो इस देश के अन्नदाता है, वो अर्ली मॉर्निंग से आने शुरू हो जाते हैं। वो मॉर्निंग के टाइम आते हैं और इवनिंग के टाइम चले जाते हैं, लेकिन उनका सबका जो भोजन की व्यवस्था है वो यहाँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से इसी जगह पर है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर के अलावा सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भी इसी तरह की लंगर की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा आंदोलनकारियों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है। तकरीबन 15 से 20 हजार इस बॉर्डर पे करते हैं कम से कम। अगर हम लंगर की सेवा देखें, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लोग सामान ला के देते जा रहे हैं और वो आगे बढ़ाया जा रहा है। मगर दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कुंडली बॉर्डर पे अगर लगाएंगे तो 70 से 80 हजार बंदों का रोज लंगर तैयार हो रहा है। अच्छा। और टिकरी बॉर्डर पे भी तकरीबन 40 से 50 हजार बंदों के लिए लंगर वहाँ पर बन रहा है। मैं समझता हूँ कि टोटल अगर 1.5 से 2 लाख बंदों को लंगर सिखाया जा रहा है सुबह और शाम को मिला के, तो जी इस तरीके से लोगों का रुझान बढ़ रहा है। कोई भी आंदोलन शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन उसको जारी रखने के लिए जितनी ज़रूरत हिम्मत और जज्बे की होती है, उतनी ही ज़रूरत होती है खान पान की, क्योंकि भूखे पेट कोई आंदोलन नहीं होते, भूखे पेट कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। गाजीपुर बॉर्डर से अपने कैमरा पर्सन एन रवि के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बेटे की बारात लेके हमें बड़ी खुशी हो रही है। बारात है ना, ट्रैक्टर पे लेके जाएंगे। जो ट्रैक्टर है ना, किसान की शान है। मैं वहाँ दिल्ली उन किसानों के लिए, उनके खाने पीने के सामान के लिए मैं वहाँ पैसा दूँ। किसान की शान जो एक ट्रैक्टर है, जो हमारा भी बेस है कि हम आज उस पे जाएं तो एक मैसेज जाए तो अच्छा लगता है। हैदराबाद निकाय चुनावों में एक बार फिर से तेलंगाना राष्ट्र समिति पहले स्थान पर उभरी है, लेकिन पिछली बार जहां उसने 100 से ऊपर सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी ने उसकी काफी सीटों पर सेंध मारी है। बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच दूसरे नंबर की पार्टी में कांटे की टक्कर चल रही है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी उमा सुधीर हैदराबाद से। हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में हालांकि तेलंगाना राष्ट्र समिति लीड में है, फिर भी उनके लिए पार्टी की ये ओकेजन नहीं है। वो इसलिए कि पिछले 2016 के जो चुनाव हुए थे उसमें टीआरएस के 99 सीट थे और अब
30 से 40% तक उनकी जो कॉर्पोरेटर की सीट्स है वो कम हो गई हैं। और उसके मुकाबले अगर आप भाजपा को देखेंगे तो वो 4 पे थे और 4 से लेकर अब 40 तक पहुंच गए हैं, यानी कि 10 गुना उनकी जो सीट की गिनती है वो बढ़ गई है। और इसलिए भाजपा के कैंप में काफी सेलिब्रेशन होना चाहिए, जबकि टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति जो तेलंगाना में पालन करते हैं उनको अब सोचने की और अपने काम को दिखाने की भी बहुत अभी एक तरह से अगर सक्रिय होने की अब जरूरत हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो MIM जिस पर निशाना साधा था भाजपा पार्टी ने अपने कैंपेन के दौरान, उनके जो सीट्स हैं उनका जो एरिया है वो वैसे का वैसे बना हुआ है। उनको एक तरह से कहना चाहिए इस पोलराइजिंग कैंपेन से उनको फायदा ही हुआ है, क्योंकि उनके जो कॉर्पोरेटर के सीट्स है उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ है, जबकि टीआरएस के काफी सारे सीट्स भाजपा की ओर गए हैं। जो जिस तरह की कैंपेन भाजपा पार्टी ने किया, जिसको डिविसिव कहा गया और जिसको पोलराइजिंग कैंपेन कहा गया, उसका जो नतीजा है, उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादातर कहना चाहिए कि हेडलाइंस पर पड़ा, भाजपा चर्चा में रहा और फोकस पूरा भाजपा के ऊपर रहा इस चुनाव के कैंपेन के दौरान। लेकिन नुकसान भुगतना पड़ा तेलंगाना राष्ट्र समिति को और उन एरियाज में जहां पे बाढ़ हुई थी और लोगों में काफी गुस्सा था कि बाढ़ की जो रिलीफ की जो रकम है उसमें काफी सारे इरेगुलरिटीज की बात हुई थी और लोगों के हाथ में जब पैसा नहीं पहुंचा और दूसरों के हाथ में पैसा पहुंचा तो लोगों में काफी गुस्सा था। दूसरी तरफ भाजपा ने कुछ और काम भी किया है। रेड्डी जिस कास्ट को कहा जाता है कि बड़ा डोमिनेंट कास्ट था कांग्रेस पार्टी में, जो एक समय में बहुत पावरफुल पार्टी हुआ करती थी, उनके जो कास्ट के लीडर्स हैं या उनके जो कास्ट की कम्युनिटी के और भाजपा ने काफी काम किया। और उसके अलावा जो तेलुगु देशम की यहाँ पे वोट थी उसको भी एक तरह से कैप्चर करने की कोशिश भाजपा ने की और वो वोट मूव हुआ टीआरएस से और कांग्रेस से लेकर तेलुगु देशम से लेकर भाजपा की ओर। और यही वजह है कि उनके जो नंबर्स हैं वो 4 से लेकर अब ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स या 10 टाइम्स तक हो चुके हैं। भाजपा का निशाना सीधी तरह से तेलंगाना 2023 है, यानी कि जब असेंबली चुनाव यहाँ पे होंगे। 2 साल ही हुए कि यहाँ पे असेंबली के चुनाव हुए थे 2018 दिसंबर में। अब ये ऑलमोस्ट एक मिड टर्म की तरह देखना चाहिए और अब तेलंगाना राष्ट्र समिति को बहुत ही कहना चाहिए कि दे हैव बीन पुट ऑन वॉच, यानी कि भाजपा उन पर काफी एग्रेसिव कैंपेन करेगी ताकि उनका पॉलिटिकल ग्राउंड है जो है वो बढ़ जाए यहाँ पर। और वो देखते हैं कि 2023 में एक स्ट्रेट फाइट होगी, तेलंगाना राष्ट्र समिति एक तरफ और भाजपा दूसरी तरफ। अहमदनगर के एनसीपी नेता और यशस्विनी महिला ब्रिगेड के अध्यक्ष रेखा जरे की हत्या में एक पत्रकार का नाम सामने आया है। पुलिस ने इस बात का दावा करते हुए कहा है कि फिलहाल हत्या के इरादे का पता नहीं चला है। आरोपी बाल बोठे फरार है। अहमदनगर एनसीपी कार्यकर्ता और यशस्विनी महिला ब्रिगेड की अध्यक्षा रेखा जरे की 30 नवंबर को हत्या कर दी गई। हैरानी की बात है कि हत्या का मास्टरमाइंड होने का आरोप अहमदनगर के ही एक ऐसे पत्रकार पर लगा है जो रेखा जरे के अंतिम संस्कार में भी शामिल था। रेखा जरे, इनका जो 30 तारीख को मर्डर हुआ था उसमें अभी तक पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें और एक नाम सामने आ रहा है जो बाला साहेब बोठे इनका है, तो इनको भी हमने आरोपी की लिस्ट में शामिल किया है। बाल जब बोठे राज्य के एक बड़े अखबार का पत्रकार है और अहमदनगर जिले का बड़ा नाम भी। उसने कई किताबें भी लिखी है और हाल ही में हनी ट्रैप पर स्टोरी भी छापी थी और उसमें खुद के फंसाए जाने का अंदेशा भी जताया था। लेकिन अब कहानी कुछ और ही मोड़ ले चुकी है। यशस्विनी महिला ब्रिगेड अध्यक्षा रेखा जरे की हत्या की साजिश कुछ इस तरह रची गई थी कि वो रोड रेज लगे। इसलिए रेखा जरे जब पुणे से अहमदनगर लौट रही थी तब जते गांव घाट के पास आरोपियों ने गाड़ी ठीक से न चलाने का आरोप लगाकर पहले उनकी कार रुकवाई, फिर धारदार हथियार से हत्या कर फरार हो गए। लेकिन उनका ये राज ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि कार में बैठे रेखा जरे के बेटे ने आरोपी का फोटो खींच लिया था। नतीजा पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में देर नहीं लगी और एक एक कर 5 आरोपी पकड़े गए। पुलिस का डंडा पड़ते ही उन्होंने जो नाम लिया वो सुनकर पुलिस भी हैरान है और बाल बोठे को जानने वाले भी। लेकिन एक सामाजिक महिला कार्यकर्ता के पास ऐसा क्या राज था
कि बाल बोठे जैसे बड़े पत्रकार को उसकी हत्या की साजिश रचनी पड़ी। अहमदनगर से सागर दुसाल के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई के कई अस्पतालों में बने पोस्ट कोविड ओपीडीज में करीब 10% मरीज ऐसे पहुंच रहे हैं जिनको कभी कोविड नहीं हुआ, लेकिन इनमें कोविड के बाद की बीमारियां देखी जा रही हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इनमें से कुछ कोविड होते हुए भी जांच इलाज नहीं करवाया और अब ये कोविड के बाद दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियां झेल रहे हैं। जिन्होंने कोविड के लक्षण छुपाए या जो हल्के लक्षण के साथ नेगेटिव आए, अब वो भी कोविड के बाद की तकलीफों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। मुंबई के कई अस्पतालों के पोस्ट कोविड ओपीडी में आ रहे करीब 10% मरीज कभी कोरोना पॉजिटिव हुए ही नहीं, लेकिन पोस्ट कोविड तकलीफ से गुजर रहे हैं। एंटीबॉडी टेस्ट से पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव थे। जिन्होंने लक्षण छुपाते हुए इलाज नहीं कराया, उनमें तकलीफ ज्यादा है। इसमें परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 5 से 10% लोग पहले पॉजिटिव नहीं थे लेकिन पोस्ट कोविड सिम्टम के साथ आ रहे हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम में हम अगर 2 ग्रुप को कंपेयर करें, जैसे एक ग्रुप जिनको कोविड हुआ था लेकिन उन्होंने छुपाया, उन्होंने नजरअंदाज किया, उनमें पोस्ट कोविड के सिम्टम्स ज़्यादा नजर आते क्योंकि बीमारी को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिली थी। उनको कोविड के सिम्टम्स थे लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया था। दूसरा ग्रुप अगर हम लें जिनको असिम्टोमेटिक कोविड कहते हैं, मतलब कोविड हुआ था लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं आए थे, ये पेशेंट्स में पोस्ट कोविड सिम्टम्स नहीं के बराबर मालूम पड़ते हैं। तो ये जो डिफरेंस दोनों ग्रुप में पाए गए हैं, जो पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन क्लिनिक में हम पेशेंट देखते हैं, उसमें ये पाया गया है कि ये डिफरेंस दोनों ग्रुप में है। हमें ये पता है कि कोविड आप टेस्ट करते हैं, नेगेटिव आ सकता है, पर कभी ना किधर उसको हम पकड़ सकते हैं, जैसे सीटी स्कैन में या कोविड एंटीबॉडी टेस्टिंग में वो आ जाता है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि कोविड नहीं हुआ है और पेशेंट को कोविड के सिम्टम्स हुए हैं और उसके साइड इफेक्ट हुए हैं। तो ये वो मरीज हैं जिनको कोरोना हुआ मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे मरीज सांस की दिक्कत, हार्ट अटैक और लकवे जैसी गंभीर तकलीफों के साथ अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। कई पेशेंट ब्रीदिंग प्रॉब्लम लेके, कई पेशेंट हार्ट का प्रॉब्लम या हार्ट अटैक लेके, या कई पेशेंट नसों में खून का गांठ होके उनको डीवीटी बोलते हैं, या कई पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। कई पेशेंट्स को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन, और कई सारे पेशेंट्स स्ट्रोक लेके या पैरालिसिस लेके भी एडमिट हो रहे हैं। कोरोना के बाद आने वाली दिक्कतों को देखते हुए जानकार मानते हैं कि कोविड की अनदेखी न करें, इसे न छुपाएं और इसका पूरा इलाज कराएं, वरना आपको ज्यादा गंभीर तकलीफें हो सकती हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और जाते जाते खबर विजय माल्या से जुड़ी हुई आ रही है। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फ्रांस में विजय माल्या की करीब 14 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। अब तक विजय माल्या की 11,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है। सीबीआई एफआईआर पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट।